नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। लगातार हम लोग खबरों में बने हुए हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़कर खबरों को दिखाते हैं। साथ ही साथ वो भी दिखाते हैं कि समाज में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। आज इसी के साथ हम लोग हैं सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के पोखरा गांव में। पोखरा गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और साथ ही साथ इसी क्षेत्र के हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। लेकिन इन सब के बावजूद भी विकास के नाम पर यहाँ बहुत कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद हम कुछ काम की बात करेंगे और वो काम की बात ये है कि यहाँ पे आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जो रूट केयर फाउंडेशन के तहत किया गया है। रूट केयर फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो जमीनी स्तर पर काम करती है, जनता के बीच जाकर उन्हें जागरूक करती है। हमारी संस्कृति की विरासत को कैसे बचाएं, हम कैसे स्वस्थ रहें, हम कैसे घातक बीमारियों से दूर बचें और कैसे हम शिक्षा के जगत में आगे बढ़ें। तो इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ रोड केयर फाउंडेशन के फाउंडर्स हैं मंजेश पांडे जी, और ये आज एक कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप जमीनी स्तर पे जुड़ के ये काम कर रहे हैं लगातार, क्या खास वजह रही है? देखिए, जब मैं इसी धरती से उठ के जब मैं एम्स जैसे बड़े संस्थान में गया, तो जब मैं यहाँ लौटा तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे जैसा एक साधारण प्रतिभा अगर एम्स जैसे संस्थान में जा सकता है, तो मेरा ये सपना बना कि मेरे जैसा हर साधारण प्रतिभा उस मुकाम पे पहुँचे। और उस मुकाम पे पहुँचने में उनको जो भी कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम एक ऐसी संस्था को बनाएं, जो संस्था उस तरह के लोगों को मदद करे। ये तो बात तो हो गई शिक्षा की। अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य की, जो हम लोग काम करते हैं। स्वास्थ्य में ये है कि मेरे फादर को आज से 33 साल पहले कैंसर हुआ था। तब मेरी उम्र सिर्फ 4 साल की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे फादर डिजीज़ से अवेयर थे, कैंसर से अवेयर थे, उनके एक मित्र थे जो ईएनटी के डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि बहुत अर्ली स्टेज में आपका कैंसर है, आप जल्दी से इसका इलाज कराइए तो आप ठीक हो सकते हैं। तो मेरे फादर ने इलाज कराया और मेरे फादर ठीक हो गए। आज जब मैं अगर मेरे फादर आज ठीक हुए जब मैं 3 साल 4 साल का था, तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अगर उस टाइम पे मेरे फादर का डेथ हो गया होता, तो मैं आज मुकाम पे नहीं होता। तो मेरा ये सपना बना उस दिन से कि अगर मेरे फादर जिंदा बच गए, तो किसी के फादर कैंसर से नहीं मरने चाहिए। और यही एकमात्र लक्ष्य लेके, 2 लक्ष्य लेके हम लोग फिलहाल आगे बढ़े हैं कि शिक्षा के अभाव के कारण या सुविधा के अभाव के कारण, डायरेक्शन के अभाव के कारण कोई भी प्रतिभा मरनी नहीं चाहिए। और किसी के फादर को, मदर को या किसी भी रिलेटिव को कैंसर हो, तो उससे उनका डेथ ना हो। और उनका, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक घर में एक आदमी मरता है, तो वो सिर्फ एक मौत नहीं होती है, उसके साथ उससे जुड़े 100 लोग को एक साथ मौत होती है। तो यही एक हमारा फाउंडेशन का काम है। चलिए, फाउंडेशन का काम जो है वो स्वास्थ्य से लोगों को अवेयरनेस कराना है कि स्वास्थ्य से कैसे स्वस्थ रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर एक घातक बीमारी है, जो अभी दवा तो हो गई है लेकिन बहुत महंगी है, उसका इलाज भी बहुत महंगा है। लेकिन हम उससे बचे कैसे, वो हमें हो नहीं, इसके बारे में अवेयरनेस के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तमाम तरह के जितने भी युवा साथी हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग इस अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी लोभ के ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार विगत 10 दिनों से ये लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। हर गाँव में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि वो लोग कैसे इस घातक बीमारी से बचें, किस तरह से अपनी विरासत को बचा के रखें, हम कैसे शिक्षित हों और अपने जगह पे रह के कम पैसे में भी हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इन सारे मुद्दों पे भी हम बात करेंगे। सर, आपने कहा कि प्रतिभा जो है कभी-कभी संकीर्ण हो जाती है, लोग सही रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में इसके लिए क्या आप खास प्रयास कर रहे हैं? प्रयास ये है कि जैसे सारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल में एक बार एग्ज़ाम होता है। और वो उस एग्ज़ाम का क्या स्टैंडर्ड है, आप लोगों से, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग यहाँ पे इसी धरती पे रहते हैं, इसी जगह पे रहते हैं, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो जो मुझे जानकारी है कि सही मूल्यांकन प्रतिभा का है नहीं। और अगर सही मूल्यांकन प्रतिभा का नहीं होगा, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, जो कम प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, वो भी अपने आप को ज़्यादा प्रतिभाशाली फील करते होंगे। और जो ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, वो खुद को कम प्रतिभाशाली फील करते हैं, क्योंकि उनका मूल्यांकन सही नहीं है। लेकिन रूट केयर फाउंडेशन क्या करता है कि पिछले साल 2019 में, क्योंकि अभी कोविड है, तो कोविड के कारण हमने बहुत ज़्यादा गैदरिंग बच्चों का किया नहीं है। ये तो जस्ट एक कार्यकर्ता मिलन समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह है। जो बच्चे 10th में 80% से एबव मार्क्स लाए हैं 2020 में, और जो बच्चे नीट और जेई क्लियर किए हैं, उनको हमने बुलाया है यहाँ पे। लेकिन हम लोग हर साल लगभग 2,500-3 हज़ार बच्चों का एक एग्ज़ाम लेते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। उसका पेपर मैं खुद दिल्ली में बैठ के बनाता हूँ। उस पेपर को बहुत
सीक्रेट तरीके से सिवान में रखा जाता है और वो पेपर से हम लोग एग्जाम लेते हैं। उस 2,500-3,000 बच्चों में जो 50-60 बच्चे जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसमें जिले के बड़े अधिकारी उनको आके सम्मानित करते हैं और उन 50 बच्चों के हम लोग थोड़ा सा संरक्षित करते हैं और संरक्षित करने के बाद अपने यहाँ रख के उनको कोई ट्यूशन टीचर रख के उनको पढ़वाते हैं और उससे वो उनकी प्रतिभा थोड़ी सी और आ जाती है और हमेशा हम लोग उनके टच में रहते हैं, हमेशा उनको बताते रहते हैं। अब अचीवमेंट की बात करें तो मैं 2 तरह की अचीवमेंट बताऊँगा। एक प्रत्यक्ष अचीवमेंट, एक अप्रत्यक्ष अचीवमेंट। प्रत्यक्ष अचीवमेंट ये है कि 2016 का जो टॉपर बच्चा था, 2018 में उसने आईआईटी क्लियर किया था, ये प्रत्यक्ष हो गया। और अप्रत्यक्ष ये है कि एक लड़की थी इसी स्टेज पे 2019 में जिसके पैरों में चप्पल नहीं थे, वो लड़की जिले के एसपी से अवार्ड ले रही थी। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जैसे हम लोग हैं 3-4 अलग-अलग एग्जाम पास करके आज एम्स में हैं और हमें आज तक गांव के किसी मुखिया जी ने भी सम्मानित नहीं किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रतिभा को जब तक आप निखारेंगे नहीं, प्रतिभा को आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, वो प्रतिभा कभी आगे नहीं जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रतिभा न घर देखती है, न जाति देखती है, न धर्म देखती है। प्रतिभा किसी कुटिया में भी आ सकती है और प्रतिभा नहीं है तो महल में भी वो प्रतिभा नहीं है। तो उन्हीं प्रतिभाओं को उभारने का या करने का प्रतिभाओं को खोजने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है, इन्होंने बताई कि प्रतिभा तो हर जगह छिपी रहती है, लेकिन उसे खोज कर निकालना और निकालकर उसे समाज के सामने प्रस्तुत करना, इसमें इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वो समाज के सामने प्रस्तुत होता है तो उसके में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बहुत सारे ऐसे गांव में लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनके पास प्रतिभाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उन्हें रास्ता दिखाने वाला सही कोई नहीं होता है। ऐसे में रूट केयर फाउंडेशन लगातार इस काम को कर रहा है और आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए तमाम तरह के यहाँ शील्ड रखे हुए हैं और ये सभी उन प्रतिभाशाली लोगों को दिए जाएंगे जो लोग छिपे हुए हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन रूट केयर फाउंडेशन ने कैंपेनिंग कर लोगों के बारे में जाना, कौन सही है, किसे प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित करना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि रूट केयर फाउंडेशन सांस्कृतिक विरासत को बचाने की भी बहुत कोशिश करता है और इसके साथ भी ये लगातार जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारी स्थानीय भाषा भोजपुरी हो या फिर हिंदी हो या फिर हमारे संस्कृत से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, इन सभी चीज़ों को विरासत में बचाने की कोशिश करता है। और अक्सर मंजेश पांडे जी को मैं फॉलो करते रहता हूँ और देखते रहता हूँ कि ये भोजपुरी से भी काफ़ी लगाव रखते हैं। भोजपुरी से भी आपका अच्छा लगाव है और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की भी कोशिश आप इस बैनर के तले करते हैं, क्या खास वजह है? देखिए, खास वजह ये है कि जब हम लोग छोटे थे, 3-4 साल के थे तो मेरे फादर कैंसर से पहले बहुत अच्छा गाना गाते थे। मेरे फादर अच्छा गाते थे। तो उनको मैंने महेंद्र मिश्र के गाने गाते हुए सुना है। तो मुझे मुझे और भरत शर्मा को देखने के लिए वो 50 किलोमीटर बाइक पे, किसी उनको बाइक चलाना नहीं आता था, तो किसी के दूसरे के बाइक से कि लीजिए ये 200 रुपये आपके गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, और भरत शर्मा को सुनने वो 25-30 किलोमीटर बोकारो झारखंड में रहते थे, वो चले जाते थे। भरत शर्मा ने स्टार्ट ही झारखंड से किया था अपने करियर को। तो मेरे को भी भोजपुरी से लगा हुआ, मैं भी अच्छा गाता हूँ। अब अभी गाने का समय नहीं है, लेकिन मैं भी एक अच्छा गाता हूँ। और जो आदमी खुद अच्छा गाता है, खुद चीज़ों को करता है, तो मैंने बचपन से देखा कि मेरे फादर तो अलग तरीके गाना गाते थे और जब मैं सुनने लगा तो मुझे अलग तरीके गाने सुनने को मिले। अब जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हम अगर हम शारदा सिन्हा के कोई छठ का गीत या कोई एक हम कोई अगर भिखारी ठाकुर का कोई गीत गा रहे हैं तो वहाँ से पूछते हैं अदर स्टेट के लोग कि मंजेश तुम ये क्या गा रहे हो, तो मैं कहता हूँ ये तो मैं भोजपुरी गा रहा हूँ। बोला भोजपुरी ये थोड़ा होता है, भोजपुरी तो वो होता है, आप लोग समझ रहे हैं। वो लोग अलग तरीके से उसको लेके आते हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं, एक्चुअल भोजपुरी ये है। हुआ क्या है कि लोगों ने अपने अपने स्वार्थ बस खुद को हिट करने के लिए, खुद को अच्छा करने के लिए उन्होंने गलत गाना शुरू किया, गलत बजाना शुरू किया, गलत गीत लिखने शुरू हुए, गलत लोग सुनना शुरू हुए और इस कारण से भोजपुरी का आज ये हाल है। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है, जैसा आप जानते हो कि जब रूट केयर फाउंडेशन पेज पे लोग जाएंगे तो देखेंगे कि जो भी नए कलाकार जो बहुत अच्छा भोजपुरी गाते हैं, तो पिछले दिनों हमने भरत शर्मा को हम लेके आए थे अपने पेज पे, फिर सुशांत अस्थाना जी भी आए थे और चंदन तिवारी। इन सब लोगों को, जो लोग अभी भोजपुरी को अच्छा बना रहे हैं या पिछले दिनों भोजपुरी को अच्छा बनाने में उनका प्रयास है, या खुद को हिट करने के नहीं हो के उन्होंने अपने नैतिकता को हमेशा बनाए रखा है, उन लोगों को भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और हम उनको क्या प्लेटफॉर्म देंगे, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनसे भी हम लोग कुछ अपने लिए प्लेटफॉर्म लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख एक सही दिशा निर्देश देने के लिए बड़े लोगों को जुड़ना जरूरी है और जो सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कोशिश करते हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ना हमारे लिए गर्व की बात है।
और ये पूरा प्रयास आरएफसी कर रहा है और एक गाँव में आकर इस कार्यक्रम को शुरू करना बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि मंजीत पांडे जी के इस जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ये एम्स में नौकरी करते हैं और इन सब के बावजूद भी अपना कीमती समय निकाल कर इस बीच देते हैं, यानी सोशल वर्क करते हैं और बिना किसी लाभ के इस काम को करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इनके विंग्स के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उसके बैनर लगे हुए हैं। आरएफसी के विंग्स के जो लोग जुड़े हुए हैं, इन सभी चीज़ को मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार दिखाइए कि ताकि सभी लोगों का परिचय हो सके इस बैनर के तहत। यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं और दूसरे साइड में भी बैनर लगे हुए हैं, जो लोग इनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो ये पूरे बैनर में टोटल लोग हैं, सबके नाम लगे हुए हैं। तो ये सारे लोग के परिचय हैं और ये सभी लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं और ये लोग काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये भविष्य में आने वाले हमारी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा काम करेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आकाश कुमार सिवान